हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बुक और उसके लेखक से पूछे गए उसको डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन ये वीडियो 2018 और 16 में पूछे गए हैं। तो टाइम न वेस्ट करते हुए आइए सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है, श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की थी। दोस्तों, ये लोअर में भी आया है, ये ग्राम विकास अधिकारी ने वीडियो के पेपर में आया है और कनिष्ठ सहायक भर्ती इसमें भी आया है। तो देखिए 3 बार पूछा जा चुका है। इसका आंसर तो वैसे बहुत आसान है। रामचरितमानस के लेखक कौन से है? तुलसीदास है। कौन है? तुलसीदास। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और तुलसीदास से और कौन कौन क्वेश्चन पूछते हैं इंपॉर्टेंट वो देख लीजिए। दोस्तों, इनकी बहुत फेमस रचना कवितावली। ठीक है, इनका कवितावली हो गया। इसी तरह एक आएगा गीतावली। ठीक है, इसी तरह इनका आएगा विनय पत्रिका। विनय पत्रिका दोस्तों, इसके बाद ये रामचरितमानस के साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि जो हनुमान चालीसा होता है, ठीक है, हनुमान चालीसा ये भी किसने लिखा था? तुलसीदास ने लिखा था। ठीक है, उसके बाद मंगल अगर लगा होगा, जैसे हो गया जानकी मंगल, जानकी मंगल। उसके बाद इसी तरह रहेगा पार्वती मंगल। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा अच्छे से अपने कॉपी में। देखिए पीडीएफ के चक्कर में ना रहिए, अपने नोट खुद तैयार कीजिए। ठीक है, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, देखिए कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा, श्री रामचरितमानस, इस सब के लेखक कौन है? तुलसीदास है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए ये भी ग्राम विकास अधिकारी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि आधे अधूरे किस विधा की रचना। देखिए यहाँ आपको टिक से बताते हैं आधे अधूरे किस विधा की रचना है। ठीक है, नहीं बताना है कि इसमें कविता होगा, कहानी होगा, कि नाटक होगा, कि उपन्यास होगा। दोस्तों, हम लोग जैसे कोई काम करके आते हैं, ठीक है, जैसे हमको कोई काम करने के दिया जाता है, तो जब हम काम करते हैं तो हमारा काम क्या रह जाता है? आधा अधूरा रह गया तो हम क्या करते हैं? उसको नाटक करते हैं। ठीक है, क्या इस वजह से नहीं हुआ, इस वजह से नहीं हुआ, तो हम आधे अधूरे क्या करते हैं? कोई काम नहीं हो पाता तो हम क्या करते हैं? नाटक करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? नाटक, यानी आधे अधूरा क्या है? एक प्रकार का नाटक है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जयद्रथ वध किस की रचना है। ठीक है, आपको बताना है कि जयद्रथ वध किसकी रचना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप चाह रहे हैं आपका वध ना हो, ठीक है, आपका वध ना हो, तो किसी न किसी के आपको शरण में जाना पड़ेगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों, इसका ट्रिक है कि जयद्रथ वध, अगर आप चाह रहे हैं कि आपका वध ना करे तो उसके कहाँ चले जाइए? उसके शरण में चले जाइएगा, तो वो आपको माफ़ कर देगा, वो आपका वध नहीं करेगा। तो जैसे जयद्रथ वध देखेंगे तो क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और दोस्तों, इस टॉपिक से किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, अगर उसमें हिंदी आ रहा है तो ज़रूर पूछता है, और वीडियो में कम से कम 4 से 5 नंबर का इसी में से आया था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है। आपको बताना है कि छायावादी रचनाकार कौन है। तो दोस्तों, छायावादी रचनाकार हैं ये हमारे हैं सुमित्रानंद पंत। ठीक है, कौन है? सुमित्रानंद पंत। इन्हें सुकुमार कवि भी कहा जाता है, ध्यान रखना, इन्हें सुकुमार कवि भी कहा जाता है। ठीक है, ये छायावादी रचनाकार हैं। कैसे हैं? ये छायावादी रचनाकार हैं। अब दोस्तों, आपको और पूछेगा कि छायावादी रचनाकार कौन कौन है। ये अकेले सुमित्रानंद पंत भर नहीं है ना, और कौन कौन है? तो इनके साथ देखिए दोस्तों, सुमित्रानंद पंत के साथ इसमें याद कर लीजिएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद, हम आपको पूरा लिखवा दे रहे हैं कौन कौन होंगे। एक तो हमारे सुमित्रानंद पंत हो गए छायावादी, उसके बाद होंगे जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ महादेवी वर्मा हो जाएंगी, महादेवी वर्मा हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनको बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह इसमें और बहुत से हो जाएंगे। ये सब किस कवि में हैं? छायावादी कवि हैं। दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि सुमित्रानंद पंत को सुकुमार कवि भी कहा जाता है, और महादेवी वर्मा के, ठीक है, किस रचना के कारण इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना महादेवी वर्मा को किस रचना के कारण इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दोस्तों, इनसे देखिए कि ये देखिए यहाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको किसको मिला है। ठीक है, उसके बाद पद्म भूषण किसको मिला है? पद्म भूषण किसको मिला है? उसके बाद
ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है। और साहित्य अकादमी किसको किसको मिला है, इस पर हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों। यदि चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सूरसागर की रचयिता कौन है। सूरसागर की रचयिता कौन है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था। सूरसागर में ही सूर छिपा हुआ तो सूरदास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सूरदास हो जाएंगे। सूरसागर के रचयिता कौन है, सूरदास है, ठीक है। अब देखिए सूरदास की कौन कौन और महत्वपूर्ण रचना है, तो देखिए इनका है सुरसरावली है, देखिए इनका है सुरसरावली, ठीक है। क्या है, सुरसरावली है। तो सुरसरावली में भी सुर आ जाएगा, तो यहाँ भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। सूरसागर हो गया, सुरसरावली हो गया। इनका जो आपको ध्यान रखना है साहित्य लहरी, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, साहित्य लहरी। इनकी और रचना है साहित्य लहरी। देखिए सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी ये किसका है, सूरदास जी का है, ठीक है। तो यहाँ से सूरसागर, सूरदास, तो सुरसरावली यहाँ से तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर देंगे। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि ये साहित्य लहरी किसका है, सूरदास का है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है, ठीक है। बताना है रीतिकाल का कवि कौन है। तो दोस्तों रीतिकाल का कवि इसमें कौन सा है दोस्तों, बिहारी जी हैं, ठीक है। बिहारी जी रीतिकाल के सबसे बड़े कवि हैं। कौन है, बिहारी जी, ठीक है। इनका एक रचना है दोस्तों, उसको कहा जाता है बिहारी सतसई, ठीक है। क्या कहा जाता है, सतसई, ठीक है, बिहारी सतसई। इसमें दोस्तों 719 दोहे हैं। कितने हैं, 719 दोहे हैं, जिसको कहा जाता है बिहारी सतसई, ठीक है, सतसई। इसमें इन्होंने 719 दोहा है, इसमें बिहारी सतसई नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये अब देखिए रीतिकाल के और कौन कौन कवि होते हैं, ठीक है। तो इसमें है दोस्तों, एक तो हमारे हो गए सबसे इम्पोर्टेंट बिहारी जी हो गए। इसमें आप ध्यान रखिएगा एक भूषण है, ठीक है, एक भूषण जी का नाम याद कर लीजिए। एक आप घनानंद याद कर लीजिए, घनानंद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें आप चिंतामणि को याद कर सकते हैं, ठीक है। इसमें चिंतामणि को लिख लीजिए। बस आप इतना भूषण, घनानंद और बिहारी रख लीजिए, इससे ज़्यादा बाहर नहीं आएगा। अब दोस्तों आपको अगर पढ़े होंगे कि रीतिकाल कौन सा होता है, देखिए अगर पढ़े होंगे आपको हम यहाँ बता देते हैं कि 1000 ईस्वी से, ठीक है, 1000 से लेके 1350 ईस्वी तक इसको कहा जाता है दोस्तों। इसको कौन सा काल कहा जाता है, इसको आदिकाल कहा जाता है, ठीक है, आदिकाल। देखिए आप पढ़े होंगे ना, आदि अंत होता है, तो शुरू जो रहता है, स्टार्टिंग यहाँ होगा, उसको आदिकाल कहा जाता है। इसी आदिकाल को कौन सा काल कहा जाता है दोस्तों, वीर गाथा काल कहा जाता है। कौन सा काल कहा जाता है, वीर गाथा काल कहा जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों, देखिए 1350 से, ठीक है, ये 1650 तक आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं पूर्व मध्य काल, ठीक है। क्या बोलेंगे, पूर्व मध्य काल बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं भक्ति काल भी बोला जाता है। कौन सा काल बोला जाता है, भक्ति काल। तो भक्ति काल में ही सूरदास आते हैं, रहीम आते हैं, ये सब किस में आते हैं, ये पूर्व मध्य काल में आती है। देखिए वो दोस्तों दो हो गए। इसके बाद देखिए आप तीसरा बता दे रहे हैं। तीसरा जो है 1650 से आपको 1850 तक, ठीक है। इसमें जो आता है इसको बोलते हैं उत्तर मध्यकाल, ठीक है। क्या बोलते हैं, उत्तर मध्यकाल। इसी को बोला जाता है रीतिकाल भी बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, रीतिकाल बोला जाता है। इसी में दोस्तों हमारे बिहारी जी आते हैं, ठीक है, भूषण जी आते हैं, घनानंद आते हैं। ये सब कौन से कवि कहलाते हैं, रीतिकाल। उसके बाद 1850 से, ठीक है, 1850 से अब तक जो चल रहा है, ठीक है, जो अब चल रहा है, इसको आधुनिक काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधुनिक काल कहा जाता है। इसी को गद्य काल भी कहा जाता है, ठीक है। आधुनिक काल को जो आगे दोस्तों इस पे भी वीडियो बनाएंगे, इतना पर आप समझ लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा है कि उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। तो उसने कहा था कि कहानी के लेखक हैं दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका क्या नाम है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनकी जो रचना है, ठीक है। अब इनके बारे में और अगर जानना है दोस्तों तो इनके कौन कौन से हैं, ठीक है। तो चंद्र शर्मा, ये इनका कोई और इतना खास नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट जो आते हैं यहाँ प्रेमचंद के बारे में, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का उसने कहा था, इसको यहीं से याद कर लीजिए। इसमें जो इंपॉर्टेंट सबसे है प्रेमचंद, ठीक है। प्रेमचंद ने कौन कौन लिखा है दोस्तों, नमक का दरोगा, आपने सुना होगा, नमक का
दरोगा, ठीक है। ये इनकी एक कहानी है। इसी तरह इनका और भी है, पूस की रात, पूस की रात, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूस की रात, नमक का दरोगा, उसके बाद शतरंज के खिलाड़ी, इन्हीं की रचना है, प्रेमचंद के जी का। शतरंज के खिलाड़ी, ये सब किसका है दोस्तों? ये प्रेमचंद जी का है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उर्वशी किसका काव्य है? तो दोस्तों जो उर्वशी है वो रामधारी सिंह दिनकर जी का है। किसका है? रामधारी सिंह दिनकर जी का है। दोस्तों इनका देखिए, रामधारी सिंह जी का और कौन कौन सा फेमस बुक है, एक तो आपको ध्यान रखना उर्वशी। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हुंकार। हुंकार, हुंकार के भी लेखक कौन है दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। इसी के साथ इनका ये भी याद रखिएगा, रसीम रथी, ठीक है। क्या ध्यान रखिएगा? रसीम रथी, ध्यान रखिएगा। ये रसीम भर अलग एक रचना है, रसीम भर अलग रचना है, रसीम रथी अलग रचना है। तो हुंकार, उर्वशी और रसीम रथी ये किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर का। किसका है दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर का है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ जयशंकर प्रसाद जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका दोस्तों काफ़ी है, इनका जैसे है कामायनी है, ठीक है। यहाँ क्या है? कामायनी हो गया, ठीक है। उसके बाद इनका हो गया ध्रुव स्वामिनी हो गया। दोस्तों इस पे हम डिटेल में बनाएंगे कि जैसे एक ऐसा वीडियो बनाएंगे कि जयशंकर के प्रसाद जी का कौन सी इंपॉर्टेंट रचना है, रामधारी दिनकर कौन है। पहले आपको ये इस वीडियो बनाने का मतलब ये था कि आप देख लीजिए किस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे इसी तरह पूछा जाएगा। तो जयशंकर प्रसाद का कामायनी हो गया, ध्रुव स्वामिनी हो गया, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी हो गया। उसके बाद दोस्तों इनके आंसू हो जाएंगे, आंसू हो जाएंगे, तितली हो जाएंगे, ये सब इनके क्वेश्चन पूछे गए हैं। चंद्रगुप्त हो जाएंगे, ठीक है, चंद्रगुप्त हो जाएंगे। ये सब किसके रचना है? जयशंकर प्रसाद जी के। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है। तो देखिए कायाकल्प, ये प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। कर्म भूमि, रंग भूमि, ये सब किसके द्वारा लिखा गया है? प्रेमचंद द्वारा। लेकिन कौन सा नहीं लिखा गया? ध्रुव स्वामिनी, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी नहीं लिखा गया है प्रेमचंद द्वारा। अब इसका बताना है आपको किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये भाई इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, तो ध्रुव स्वामिनी किसके द्वारा लिखा गया है? और देखिए क्वेश्चन वीडियो 2016 में पूछा गया था, ठीक है, ये 2016 में पूछा गया था। ध्रुव स्वामिनी के जो रचनाकार हैं दोस्तों, जो लेखक हैं, वो है जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद, इसके लेखक हैं, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। और ये जो तीनों के हैं, ये कौन है? ये प्रेमचंद है, ठीक है, ये कौन है? प्रेमचंद है। अब आपको बताना है कि प्रेमचंद की और कौन कौन सी रचना है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इनका जो ये है वो आपका हो गया कायाकल्प हो गया, कर्म भूमि हो गया, रंग भूमि हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप और लिख लीजिए सेवा सदन लिख लीजिए, ठीक है, सेवा सदन लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद गबन हो गया, गबन हो गया, देखिए गबन हो गया, गोदान हो गया, ठीक है, गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंग भूमि, कायाकल्प, सेवा सदन हो गया। इसके बाद इनका दोस्तों एक वाला ये लिख लीजिए, कभी कभी ये पूछता है कि प्रेमचंद द्वारा कौन सी ऐसी रचना है जो वो है मतलब अपूर्ण है, ठीक है, यानी पूरा नहीं कर पाए थे, तभी इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गई थी। उसका नाम है दोस्तों यहाँ पर मंगल सूत्र, ठीक है, मंगल सूत्र। इसकी रचना पूर्ण नहीं हो पाई थी, आधी रह गई थी, ठीक है। मंगल सूत्र इनका आधी रचना है, किसका? मुंशी प्रेमचंद का, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी लेखक कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप कवि हैं, ठीक है, अष्टछाप का कवि हैं। अष्टछाप मतलब दोस्तों, अष्टछाप 8 कृष्ण भक्ति कवियों का एक समूह था, ठीक है। कृष्ण भक्ति जो कर रहे थे उसमें 8 कवि थे, उन लोगों का एक समूह था जिसको हम क्या बोलते हैं? अष्टछाप बोलते हैं। और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों, ये 1565 में हुई थी। कब हुई थी? 1565 में हुई थी। और इसके रचनाकार कौन थे? इनका नाम था गोस्वामी विट्ठलनाथ। ये ध्यान रखिएगा, इनका जो नाम इनका क्या नाम था? गोस्वामी विट्ठलनाथ, ठीक है। क्या नाम था इनका? ये है विट्ठलनाथ। क्या नाम है इनका? विट्ठलनाथ। आपको बस इतना ध्यान रखना, अष्टकवि की जो स्थापना की थी उनका क्या नाम था? गोस्वामी विट्ठलनाथ। इसमें कौन से कवि आते हैं? इनका जो नाम है दोस्तों, इनका नाम है सूरदास, ठीक है। इसमें 8 कवि थे। कितने कवि थे? 8 कवि थे। इसमें जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये कौन है? सूरदास हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और भी हो जाएंगे। इनका नाम है
इनका नाम है कुंभन दास, क्या नाम है। और इस 8 में से देखिए सूरदास हो गए, कुंभन दास हो गए, इनका एक का नाम है कृष्णदास नाम है, ठीक है, क्या नाम है, कृष्णदास नाम है। देखिए सूरदास हो गया, कुंभन दास हो गया, आपका हो गए कृष्णदास हो गए, ठीक है। और कौन सा आ जाएंगे इसमें दोस्तों, परमानंद दास हो जाएंगे, गोविंद स्वामी हो जाएंगे। इसी तरह के 8 कवि हैं, बस इतना आप ध्यान रखिएगा, सूरदास को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए देखिए फिर अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, ये भी देखिए वीडियो 2016 वाले में पूछा है कि निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों प्रेमचंद जी को भी नहीं मिला है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को भी नहीं मिला, सूर्यकांत त्रिपाठी को भी नहीं मिला है। किसको मिला है दोस्तों, नामवर सिंह को मिला। किसको मिला है, नामवर सिंह को। इनको 1971 में मिला था। कब मिला था, आपको ध्यान रखना है, 1971 में मिला था। और किसके लिए मिला था, कविता के लिए नए प्रतिमान के लिए, ठीक है, कविता के नए प्रतिमान, ठीक है, प्रतिमान के लिए इन्हें 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से बहुत क्वेश्चन पूछता है, आपको बताना ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है, ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस भाषा में दिया जाता है दोस्तों, तो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में, ठीक है, संविधान की 8वीं सूची की सभी भाषाओं में। और दोस्तों संविधान की 8वीं सूची में कुल मिला के कितनी 22 भाषा हैं दोस्तों, 22 भाषा हैं। कितनी भाषा हैं, 22 भाषा। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा हैं दोस्तों, 22। जब हमारा संविधान बना था उस समय सिर्फ 14 भाषा थे। कितने भाषा थे, 14 भाषा थे, बाद में जोड़ा गया तो 22। यहाँ देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने भाषा में दिया जाता है, तो इसमें एक इसका कौन सा हो जाएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में। लेकिन अगर पूछ लेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर पूछ लेगा, यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो साहित्य अकादमी, ठीक है, साहित्य अकादमी, राइटिंग नहीं बैठ रहा है, एडजस्ट कर लीजिएगा दोस्तों। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया जाता है दोस्तों, ये 24 भाषा में दिया जाता है। कौन कौन 24 भाषा हो जाएंगे, तो आपके 22 तो दोस्तों जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में है, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों राजस्थानी हो गया और इंग्लिश हो गया, ठीक है, इसको दिया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि जूही की कली कविता के कवि कौन है। बताना है कि जूही की कली की कविता, देखिए जूही की कली कविता के कवि कौन है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि कौन होगा दोस्तों। हम ही बता दे रहे हैं, इसके जो हैं निराला जी हैं। कौन है, निराला जी हैं, ठीक है। जूही की कली, अब देखिए जूही की कली, अब किसी फूल का जो कली होगा वो देखने में क्या लगेगा, बहुत निराला लगेगा, बहुत अच्छा लगता है, यानी निराला लगता है, ठीक। कली से क्या आ जाएगा, निराला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है और ये, हाँ आपको बताना है, ये देखिए कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है। तो देखिए दोस्तों जो कबीर थे निर्गुण भक्तिधारक थे, ठीक है, जो कबीर जी थे ये कैसे थे, निर्गुण भक्तिधारक थे, ना तो सगुण थे, ना सूफी मतवादी थे, ना वैष्णव मतवादी थे, कैसे थे, निर्गुण थे, ठीक है। इनका जो रचना है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, इसमें ध्यान रखिएगा कबीरदास का, इनका एक ध्यान रखिएगा बीजक, ठीक है, कौन, एक तो बीजक ध्यान रखिएगा। इसी तरह बहुत सी रचनाएं हैं जो आपको ध्यान रखना है, बीजक हो गया, साखी हो गया, साखी हो गया, शबद हो गया, रमैनी, साखी शबद रमैनी हो गया, ठीक है, बीजक साखी शबद रमैनी, ये किसकी रचना है दोस्तों, कबीरदास जी की है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। खत्म हो गया दोस्तों। अच्छा, अगर कुछ लोग जो वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इसके सिलेबस के बारे में बता दें किस तरह से क्वेश्चन आपको पढ़ना और ध्यान रखना दोस्तों। इसमें 1/2 निगेटिव मार्क है, यानी 2 क्वेश्चन गलत होगा तो ये क्वेश्चन आपका काट दिया जाएगा। बाकी अभी तक UP-SSC में दोस्तों 1/4 निगेटिव मार्क होता है, और दोस्तों रेलवे होता है वो भी हार्ड होता है, उसमें 1/3 होता है। लेकिन पहली बार दोस्तों सबसे जो तगड़ा निगेटिव मार्क रखा गया है ये वीडियो में ही रखा गया है, इसलिए अपनी तैयारी मजबूत रखें, ठीक है, अपनी तैयारी बेहतरीन रखें। इसमें आप तुक्का लगा के आएंगे तो आपका परसेंटेज गिरता जाएगा। भाई 1/4 होता है तो चलने वाला रहता है, लेकिन 1/2 में आप नहीं लगा सकते तुक्का, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं सेशन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों।
जब अगला वीडियो अपलोड कर, जितनी भी पूछा गया बुक और इसे राइटर से सारे क्वेश्चन को अपलोड कर देंगे। या उसके बाद एक लास्ट में एक वीडियो बनाएंगे, जैसे हमारे हो गए अभी बताएं, जैसे दिनकर जी का कौन कौन सी रचना इंपॉर्टेंट है, प्रेमचंद जी का कौन कौन सी रचना इंपॉर्टेंट, इस तरह का वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।